No more tension, radio junction. No more tension, radio junction. No more tension, yeah. ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। अजी समझना छोड़िए, दिल की सुनिए आपके अपने कार्यक्रम श्रोता जंक्शन में। श्रोता जंक्शन में आप सुनेंगे रेडियो से रिश्तों की कहानी, श्रोताओं की जुबानी। इन रस्मों को, इन कसमों को, इन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा। कैसे बना ये फसाना, रेडियो का जिंदगी में आना, हर पल साथ निभाना। किस्सों की गठरी खुलती जाए, श्रोता जंक्शन पर जब हम मिल जाएं। रेडियो का प्यार सदा बहार, जब मिल बैठेंगे तीन यार, आप, मैं और रेडियो से जुड़ी यादें, सिर्फ रेडियो जंक्शन पर। आपके अपने कार्यक्रम श्रोता जंक्शन में हर शुक्रवार रात 9 बजे सुनना ना भूले, श्रोता जंक्शन। इससे हैं बातें भूल जाती है, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिल जानम के चले जाने के बाद आती हैं। यादें यादें यादें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम रात बाकी बात बाकी के आज की खास कड़ी श्रोता जंक्शन में। दोस्तों, श्रोता जंक्शन में हैं श्रोताओं के रेडियो के रिश्ते से जुड़ी हुई तमाम यादें, किस्से और बातें। श्रोता जंक्शन के आज की इस कड़ी में हमारे साथ बहुत खास मेहमान हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे आज के मेहमान में हैं छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से वरिष्ठ श्रोता साथी बाहुबली फुरसुले जी। इनकी उम्र है 82 वर्ष। शौक है संगीत सुनना, किताबें पढ़ना, ऐतिहासिक स्थल का भ्रमण करना और बुलबुल तरंग बजाना। दोस्तों, बहुत सारे रुचियां आपने सुनी होंगी, लेकिन ये बुलबुल तरंग आज हमारे इस एपिसोड की सबसे खास हॉबी है, सबसे खास शौक है। तो क्या है बुलबुल तरंग, जब आप सुनेंगे तभी आप जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे मिलवाएंगे हमारे आज के मेहमान बाहुबली फुरसुले जी। लेकिन इसके साथ ही साथ और भी कौन कौन से साथी जुड़ रहे हैं और वो भी हम आपको बता देते हैं। मीर मुलादाद गबोल जी हैं कराची पाकिस्तान से। उसके बाद हमारे श्रोता साथी जुड़ेंगे राजेंद्र मकरम जी पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से। तो इन सभी के साथ आज की हमारी चर्चा बातचीत रहेगी रेडियो से जुड़े अनुभवों के साथ में। तो सबसे पहले हम आमंत्रित करते हैं बाहुबली फुरसुले जी को, जो कि संभाजीनगर महाराष्ट्र से हैं। उनका हम स्वागत करते हैं। बाहुबली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। मुझे बेहद खुशी का एहसास पा रहा हूँ। आज श्रोता जंक्शन से मेरी प्रथम बारी गुफ्तगू हो रही है और इस मौके के ऊपर मैं अपने जीवन में जो भी रेडियो से जुड़ी हुई बातें हैं वो शेयर करने का प्रयत्न करूंगा। सर्वप्रथम मैं 1950 से लेकर 1960 का जो दशक था वो दशक की बातें मैं रेडियो से जो मेरा वाकिफ मैं था उसके बारे में थोड़ा सा बयां करूंगा। उस समय मैं विद्यार्थी दशा में था।
मैं स्कूल में पढ़ता था और 1957 तक रेडियो के माध्यम से किसी प्रकार का संगीत हमें सुनाई नहीं देता था जी। और वो समय ऐसा था कि पारिवारिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति, घरों में रेडियो नहीं रहते थे। जो बड़े बड़े होटल है जी। या बड़े रईस है उनके वही रेडियो सेट रहते थे जी। जब 1952 में बीना का गीतमाला का प्रारंभ हुआ, उस समय ये जो गीतों का चयन रेडियो सीलोन के माध्यम से होता था और उसका हमें लुप्त रेडियो सीलोन के माध्यम से मिलता था जी। और 1952 से जब बीना का गीतमाला अमीन सयाजी उनके अनाउंसर थे और उनके पहले भाइयों और बहनों, ये शब्द अभी भी मेरे कानों में गूंजते हैं जी। जब सालाना प्रोग्राम होता था तो जो बोले तो बिक्री जो रिकॉर्ड की होती थी उसके जरिए गानों का चयन करके उसको प्रथम क्रमांक दिया जाता था जी। तो वो आखिरी वक्त हमें वो गाना सुनने के लिए बड़े बड़े होटल में एक 10 पैसे की चाय लेके 1 घंटा बिताना पड़ता था और वो सालाना प्रोग्राम के वक्त पूरी जमाओ होटल के बाहर भी सुनता था क्योंकि उस जमाने में रेडियो किसी के वहां नहीं रहते थे। जब मुझे याद है गिने हमारे इस संभाजी नगर में किसी उंगलियों पे गिनने वाले रेडियो सेट थे तो हमें होटल में जाके इसका श्रवण करना पड़ता था और मगर 1957 में नरेंद्र शर्मा जी ने विविध भारती के माध्यम से फिल्मी गीतों का चयन इस विविध भारती के माध्यम से रेडियो पे करना शुरू कर दिया। जब से हमें विविध भारती पर भी ये सिने संगीत सुनाने का एक सुनहरा मौका मिला जी। वैसा उस समय पारिवारिक परिस्थिति बहुत ही आर्थिक परिस्थिति गंभीर थी। किसी के वहाँ आज जो हमें सुविधा जो साधन सामग्री दिखती है वो समय वैसा नहीं था। बहुत ही बोले तो आर्थिक परिस्थिति कठिन थी और मगर जब सुधारना होती गई तो मेरे पास 1964 में ट्रांजिस्टर आया जी। और वो जब हम लोग सुनते थे तो रेडियो सीलोन का जो प्रसारण होता था उस समय बेहद ही बोले तो एक आसमान को छूने वाला था। विविध कार्यक्रम रहते थे उसमें मनोहर महाजन वगैरह ऐसे अनेक ऊर्धन निवेदक बंधु अपनी जबान से श्रोताओं को मंत्र मुक्त कर देते थे और वो विज्ञापन वहां से जो होता था वो बड़ी रोचक और बड़ी ही मधुर स्वर में होता था। और फिर 1982 में जब दूरदर्शन का प्रचलन हुआ तो इसमें भी फिल्मी गाने कुछ पिक्चर हमें देखने को मिलते थे और फिर बाद में मैं 2000 से लेकर 2010 तक बम्बई के जो विविध भारती केंद्र था उसमें जो फोनी फरमाइश कार्यक्रम रहते थे जैसे तुम्हारे हेलो बॉलीवुड, हेलो फरमाइश, हेलो और ऐसे कई, तो उसमें मैं फोन के माध्यम से हमेशा हफ्ते में 3 बार मेरी बोले तो बातचीत गुफ्तगू होती थी और वो समय बहुत से ऐसे ये थे अनाउंसर राजेंद्र त्रिपाठी, कमल किशोर, अशोक सोनवणे,
निमी मिश्रा जी, रेणु बंसल, कांचन प्रकाश संगीत, जैसे ये मूर्धन जो निवेदक और निवेदिका बंधु द्वारा इस कार्यक्रम का नियोजन और प्रसारण होता था, हम लोग उससे बहुत प्रभावित होते थे। और मुझे ये फोन के माध्यम से उनके वार्तालाप और उनसे अपने विचारों का आदान प्रदान जब मैं करता था, तो मेरे बहुत से श्रोता प्रेमी मुझे फोन पर संपर्क करते थे जी। ऐसी एक छोटा सा किस्सा बताऊंगा जी जी। कि जब मैं विविध भारती पर मेरी फरमाइश या मेरे विचार कुछ विचार मंथन एक कार्यक्रम रहता था, वो कुछ विषय देते थे पहले, उसके ऊपर उसका मंथन कर कर उसके अपने शब्दों में प्रसारण जब होता था, बहुत से लोग सुनकर मेरे विचारों के ऊपर प्रभावित होते थे। ये तो भगवान की कृपा है, मेरा कुछ नहीं। जब जब मेरे विचारों में और मुख से जो भी निकलता था वो लोगों को पसंद आता था। ये मेरी प्रशंसा मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे एक श्रोता जो वो मेरी उम्र के थे मगर दुख के साथ आज वो नहीं है, कमलाकर जोशी उनका नाम है। वो अहमदाबाद में विविध भारती पर मेरी बातें बहुत सुनते थे और उनके मन में एक जिज्ञासा थी कि मैं मेरे से फोन पर संपर्क करूं, पर उस समय मोबाइल वगैरह नहीं थे, सिर्फ जो लैंड है, लैंड फोन के ही माध्यम से संपर्क होता था। तो मगर मेरा नंबर उनके पास नहीं था, मगर उन्होंने एक कोशिश ऐसी जारी की कि मेरे से तो संपर्क करना है। तो उनकी लड़की BSNL में रेडियो अपने टेलीफोन डिपार्टमेंट में श्रीराम में अपने इधर ये नगर के पास एक गाँव है, उसमें वो BSNL में काम करती थी। तो उसको उन्होंने फोन किया लड़की को कि बेटे तो ये बाहुबली फुलसुली कौन है औरंगाबाद की, इनका नंबर तो डायरेक्टरी या अपने औरंगाबाद के, जब औरंगाबाद नाम था छत्रपति संभाजीनगर का, तो डायरेक्टरी या वहां से ऑफिस से मेरा नंबर लेके मुझे तो विजिट कर। तो मुझे जब उसने उनके बच्ची ने सब निकाली मालूमात और कंफर्मेशन के लिए मुझे फोन किया, तो उसने हेलो बोलते, मैंने बोला लड़की का आवाज और मुझे जिससे वाकिफ नहीं कुछ नहीं। मैंने बोला आप कौन हो, मैं नहीं पहचानता हूँ। नहीं बोले वैसी कुछ नहीं बात, मेरे पिताजी अहमदाबाद में आपकी बातें विविध भारती पर सुनते हैं, उनसे आपसे रूबरू होने की और आपसे संपर्क करने की बहुत ही अंदर से एक इच्छा है। उसके लिए मैं ये नंबर इंक्वायरी करके लिए है। अब ये नंबर मैं मेरे पिताजी को अहमदाबाद में भेज दूंगी, वो आपसे संपर्क करेंगे। तो बाद में वो नंबर से मेरा संपर्क होते रहा, उनसे बातें अपने पारिवारिक और जो भी समस्या है जीवन में वो सुलझा से विचारों का आदान प्रदान होता था। और वो खुद मेरे घर पे औरंगाबाद में आके एक रोज मेरा घर का वातावरण और मेरी जो भी मैं उनके लिए कर सकता था आओ भगत के रूप में किया और उनको फिर वापस बस स्टैंड पे छोड़ दिया। तो कहने का मकसद रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिससे आपस में भाईचारा, प्रेम, परस्पर एक बोले तो अंदर की भावनाओं का जो प्रभाव चलता है, उसमें लेन देन या किसी प्रकार का फायदा नुकसान की भावना नहीं रहती। एक इंसानियत और एक भाईचारे का जो एक प्रवाह रहता है, ये प्रवाहित होता है, ऐसा मेरा मानना है। बड़ी सुंदर बात आपने कही कि रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो
स्वार्थ से दूर एक नए रिश्ते को जन्म देता है, जो बड़ा खूबसूरत है और बस उसका एहसास दिलों में होता है, जो जोड़े रखता है। और दूर दूर से लोग मिलने की ख्वाहिश भी रखते हैं, मिलने की कोशिश भी करते हैं और मिलते भी हैं। और उसके बाद फिर 2010 के बाद मैं अपने भारतवर्ष में विविध केंद्र जो निर्मित हुए थे उनसे प्रसारण होता था फोन के माध्यम से। जैसे भोपाल है राष्ट्रीय प्रसारण, दिल्ली है तुम्हारा, जबलपुर है, वाराणसी है तुम्हारा, राजकोट है, अहमदाबाद है। तो वहां से मैं फोन के माध्यम से बातें मेरी और फरमाइशी और विचार मंथन होता था और वो अनाउंसर भी बहुत ही प्रभावित होते थे। अब वो हमारे पांडुरंग पुराने जो वाराणसी के अनाउंसर थे, अभी वो रिटायर हो चुके थे, वो तो मुझे बेहद चाहते थे और उन्होंने पर्सनली मुझे फोन करके वाराणसी में जब कोई कार्यक्रम होता था उसमें मुझे बोलने के लिए प्रेरणा देते थे। ये बड़े बड़े लोगों का जो अनाउंसर है वो मेरी बातों से प्रभावित होते थे और मुझे बहुत चाहते थे। ये मेरा सौभाग्य, इसमें मेरी पढ़ाई या मेरा कुछ ईगो या मैं अहंकार प्रदर्शन नहीं करना चाहता हूँ। ये वस्तु है और वस्तु के लिए आपसे बयां करना मैं फर्ज समझता हूँ। बिल्कुल, ये श्रोताओं का ही मंच है, श्रोताओं के दिल के जो जज्बात हैं जो अब तक कहीं कह नहीं सके हैं, बस उसी कहने का ये विकल्प है श्रोता जंक्शन। और बिल्कुल आपका हक है कि आप एक बार नहीं बार बार अपने जज्बातों को यहाँ लोगों तक कहें। और दादाजी, एक बात आपने अपनी बातों में बताई कि 1964 के करीब में आपने अपना ट्रांजिस्टर खरीदा पहली बार, तो जहाँ पे 10 पैसे चाय का देकर होटल में जाते थे, भीड़ होती थी, सुनते थे, फिर अपना खरीद के उसे सुनने का जो एहसास था वो कैसा लगा? एक दिन राजा जैसा बिल्कुल लगा होगा या नहीं? अरे वो तो स्वर्गीय जैसा, कुछ बोले तो देववाणी ऊपर से टपक रही है, ऐसा बोले तो एक अनुभव वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जी। और बोले तो, और वो मेड इन जापान था, सोनियो कंपनी का था, 1964 में। जब बोले तो अपने भारतवर्ष में इसका प्रोडक्शन बाद में शुरू हुआ, फिर मर्फी, बोश, फिलिप्स, अब बहुत से बाकी ट्रांजिस्टर आ गए, फिर और बढ़ते गया। आज तो ये मोबाइल ऐसा माध्यम हो गया कि ये जो पुरानी चीजें बोले तो कबाड़ खाने में चली गई, कैसेट, टेप रिकॉर्डर, अब उसका कुछ मतलब मेरे पास भी थी। जो बम्बई और विविध केंद्र से जब मेरे गुफ्तगू और फरमाइश में गाने वार्तालाप होती थी तो मुझे बड़ा शौक था कि उसका आवाज का टेप करके मेरे पास IP 25-30 कैसेट रिकॉर्डिंग ध्वनि मुद्रित का स्टॉक मेरे पास है। जी। और वो बोले तो जब मेरी को पुरानी यादें जब सताती थी, वो लगा कि मैं उसका सुनकर मुझे बेहद आनंद होता था। मगर आज ये मोबाइल के हुए इसके सब वो जो इंस्ट्रूमेंट थे, जो पुराने रेडियो, लेकिन वो बोले तो बिल्कुल उसका महत्व चलेगा। अभी ये दुनिया मेरी मुट्ठी में ये मोबाइल ने कर दिया। ये नजदीकियां इतनी बोले तो माइक्रो, इतनी बाहर का है, बोले तो एक बड़ी चीज को छोटी में कैसा रूपांतरित करे ये मोबाइल। इसके कुछ फायदे भी है, कुछ नुकसान भी है, मगर ये तो चलता है, ये परिवर्तन, ये तो निसर्ग का नियम है। बिल्कुल, कम से कम ये कह सकते हैं कि 1964 में दोस्तों जो रेडियो का जो इंतजार था और खुद से खरीद के उसको अपने घर में रखना, ठीक वैसा ही था जैसे आज के समय में IAS की परीक्षा पास करने के बाद जो लगता है कि बहुत बड़ा अचीवमेंट आपने कर लिया है, उस दौर में रेडियो को खरीद लेना भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ करता था। और उसकी खुशी जो है
सिर्फ एक घर की खुशी नहीं होती, बल्कि आस पड़ोस के कई घरों की खुशी होती थी वो उस समय में। तो दादाजी के अनुभवों ने ये बताया, और दादाजी की आज जो बुलबुल तरंग है जिसके बारे में हमने जिक्र किया था, अभी समय है कि हम बुलबुल तरंग सुने और फिर दादाजी की फरमाइश जो है वो आप तक पहुंचेगी। तो बाहुबली जी, दादाजी, आपकी बुलबुल तरंग हम चाहते हैं कि हमारे सुनाए, और फिर हम बताएंगे कि ये बुलबुल तरंग है क्या। जी, बुलबुल तरंग ऐसा एक वाद्य है जिसमें बोले तो बटन रहते हैं और उनमें तार रहते हैं। वो स्ट्रिंग को टच करने के बाद बटन दबाए तो वो 7 सुरों के माध्यम से तुम्हें गाना एडजस्ट करना पड़ता है जी। अब मैं तो कुछ कलाकार नहीं हूँ, मगर एक मनोरंजन और अपना समय का सदुपयोग करने के लिए एक खुद स्वार्थ सुखाई जिसे बोलते हैं, खुद की खुशी के लिए मैं बजाता हूँ। उधर मैं बोले तो बहुत मैं उसमें एक्सपर्ट हूँ, कलाकार हूँ, निपुण हूँ, ऐसी बात नहीं। ये मेरे लिए मैं खुद सुनता हूँ, खुद बजाता हूँ और सगुन पाता हूँ। चलिए, तो मैं एक थोड़ी सी झलक आपके सामने पेश करना चाहूंगा, आपकी अनुमति हो तो। बिल्कुल, अनुमति की जरूरत नहीं है। रेडियो जंक्शन आपका अपना प्लेटफॉर्म है और आपकी जो बुलबुल है वो आपकी उंगलियों के साथ रखने को तैयार है और हम सुनने को। बुढ़ापे में उंगलियां चलती नहीं, मगर आपको थोड़ी सी कुछ इसमें बोले तो उसमें मास्टरी नहीं है, मगर आपका थोड़ा सा मनोरंजन के तो मैं बजाता जी। तो दोस्तों, जो हमारे साथ दादाजी जो है उन्होंने आपको जो बजा के सुनाया बुलबुल तरंग, इसे इंग्लिश में बैंजो कहा जाता है और जिसे बजाने का इनका शौक है। और ये सस्पेंस इसीलिए रखा था कि ये हिंदी नाम है बुलबुल तरंग। पहली बार हमने इनके मुख से सुना और इन्होंने इच्छा जाहिर की कि हम आप लोगों के बीच बजा करके रखना चाहेंगे, सुनवाना चाहेंगे। तो कोशिश की, हालांकि आवाज पूरी तरह आप तक नहीं पहुंची होगी क्योंकि बुजुर्ग हैं, माइक की सेटिंग और गाने को आप तक पहुंचाना सारी चीजें थोड़ा सा मुश्किल होती हैं लाइव सेशन में कॉल के माध्यम से जुड़ने पर। लेकिन फिर भी इन्होंने सुनाई और हमारे साथ जुड़े, बहुत सारी यादें साझा की हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका। और आपने जो गाना चुना है अपने सभी श्रोता साथियों को सुनवाने के लिए, वो भी हम पहुंचा देते हैं अपने श्रोता साथियों तक। लेकिन चलते चलते आपसे हम जो है एक मैसेज, जो हमारी नई युवा पीढ़ी है जो रेडियो से जुड़ी हुई है, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो मैं ये नई पीढ़ी को यही संदेश देना चाहूंगा, संगीत हमारा जीवन का अविभाज्य अंग है जी। संगीत बोले तो पिछड़े हुए सुरों को एकत्र कर कर उसमें जान देने वाली एक ताकत होती है और हमेशा युवकों ने आंखों में प्रसन्नता
वाणी में मधुरता, व्यवहार में कुशलता का प्रयोग करना चाहिए। जी। मन में पवित्रता होनी चाहिए, जीवन में सच्चाई होना चाहिए और सभी के प्रति प्रेम भाव और भाईचारा और अपना जीवन सफल बनाने में प्रयत्न करना चाहिए और जीवन को जो हमें प्रभु ने बड़े इसी दिया है उसका सार्थकता में प्रयोग करना चाहिए। जी। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। बातों में कुछ अपने उम्र के हिसाब से कुछ गलतियां हो तो आप बड़े ही उदार अंतःकरण से क्षमा करेंगे। इसी भावना के साथ क्षमा करने जैसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों के अनुभव हैं जो हमारे साथ होंगे और उन्हीं अनुभवों के आधार पे बहुत कुछ सीखते हुए हम रेडियो के माध्यम से बहुत कुछ लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और दादाजी की जो पसंद थी वो है खूबसूरत सा गीत, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दोस्तों आनंद लीजिए इस गीत का और उसके बाद आप तैयार हो जाइए। अभी जो मैत्री भाव की बात की गई है, जो प्रेम की बात की गई है, उस प्रेम का पैगाम सरहद के उस पार से हमारे साथ जुड़ेंगे मीर मुलादाद गबूल जी कराची पाकिस्तान से। तो उनसे भी हम जानेंगे कि रेडियो की मोहब्बत इस पार से उस पार कैसे चली आती है और कैसे चली जाती है। सुनिए ये गीत। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। घायल मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। इधर झूम के गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी। कोई क्या जाने
कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम। तू प्यार का सागर है। दोस्तों आप सुन रहे हैं श्रोता जंक्शन रेडियो जंक्शन पर, जहां श्रोता साथी साझा कर रहे हैं रेडियो दुनिया से जुड़े हुए अपने अनुभव, यादें और किस्से। दिल के हर एहसास से सजेगी श्रोताओं की महफिल, जहां होंगे खूबसूरत नगमे भी अपने ही श्रोता साथियों के लिए। तो सुनना ना भूलें श्रोता जंक्शन हर शुक्रवार रात 9 बजे। आप सुन रहे हैं रेडियो जंक्शन, मिटाकर सारी टेंशन, सुनो दिल की धड़कन, रग रग ये गाए रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। ए भैया सोचो नहीं, बजाओ रेडियो जंक्शन। दोस्तों ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं और हमारे साथ सरहद के उस पार से हैं कराची पाकिस्तान से मीर मुलादात गबोल जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम श्रोता जंक्शन में। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ मीर मुलादात गबोल जी बिल्कुल कनेक्ट हो चुके हैं, तैयार हैं बातचीत। तो मीर मुलादात जी पाकिस्तान से उस सरहद के उस पार से आज आप हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हृदय से। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, और आपने मजबूत किया। आपकी बहुत ही बड़ी कामयाबी है। ये मेरे पूरी जो है कि पहला फर्स्ट जो स्टेशन जो रिसर्च वाले काम कर रहा है, बहुत शुक्रिया। तो जैसे मैंने तकरीबन जो कि आगाज जो किया था तकरीबन 81। मीर मुलादात जी अपना वॉल्यूम माइक जो है थोड़ा सा कम कर लीजिए ताकि आवाज एकदम स्पष्ट आए हम तक। जी जी अब सही है। जी तो अब आप बताइए सबसे पहले कि रेडियो से कितने वर्षों से आपका ताल्लुक है? चलिए मैं तकरीबन 81 की बात है। जी 81 की बात है जब मेरे बड़ा भाई था, उसकी बात से रेडियो तो भाई सुनता था, तो मोबाइल की जाकर बेड के बाहर सुनता था ना, तो वहां से मुझे शौक जाता। और इस तरह मैं बकरी में जाता था ना, तो मेरे भाई के साथ जो था, तो मैं भाई के पास जाके जो सुनता था, तो दोस्तों के खत आते थे, जो के जमाने में खत आते थे ऑल इंडिया से, तो फिर मुझे भी शौक जागा तो मैं भी हाथ निकाला हूँ। तो उधर मेरे को पैसा नहीं था लेने के लिए, खत लेने के लिए, तो फिर मैं 200 चंदा करके मैंने खत लिखा पहला। जी तो पहला खत लिखा मैंने, यकीन के जब पहला खत मेरा शामिल हुआ, तो आप यकीन करें 3 दिन 3 रातें मुझे नींद नहीं आई खुशी से। जी 3 दिन 3 रात खुशी नहीं आई। उसके बाद जो रेडियो साथ जुड़ा, फिर मैं जिंदगी में पीछे नहीं देखा मैंने। तो मेरा तालीम नहीं था, मेरा तालीम, मेरा उस्ताद, मेरा टीचर सब कुछ रेडियो है मेरा। तो रेडियो में सब कुछ दिया है मुझे, और रेडियो के जरिए जब ऑल इंडिया तामिल साथ था, इसके अलावा सैलून, अभी भारती, ये सब खत देते थे, तो हमारे शामिल नहीं होते, बहुत 1.5-2 महीने के बाद खत हमारे शामिल होते थे। आप यकीन कि वो घड़ी ऐसा ही था, और घड़ी ऐसा ही था, दिन रात खुशी से नींद नहीं थी हमें, जी बिल्कुल नहीं थी। इतने वो नाम था, तो बहुत दूर से लोग देखने के लिए आ रहे थे हमें। तो मेरे मौलाना ये जो इंडिया से आप खत आ रहे थे, मैंने कहा यकीन के शनि जी फिर हमें दावत देते थे।
खाने का। जी तो बहुत खुशी की बात थी हमारे लिए। तो उस दौरान से जुड़ा हूँ। और इसके अलावा रेडियो के वजह से मुझे बहुत अवार्ड मिले हैं और बहुत मेरे इंटरव्यू नेशनल रेडियो से एक मेरा इंटरव्यू ऑल इंडिया से, वो भी टेलीफोन जरिए मेरा इंटरव्यू लिया गया ना रेडियो के हवाले से, वो भी एक बड़ी बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा अभी लेटेस्ट जो आलिम नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था अपना जो डे था ना, नेशनल डे था, उसमें मुझे रेडियो 24 के जरिए मुझे अवार्ड मिला। अभी लेटेस्ट की बात है जी, वो भी मिला। और इसके मुझे काफी मुझे अवार्ड मिले हैं। और इसके अलावा एक पत्रकार था, उसने मेरे बारे में लिखा था मीर मौलाना गबोल का रेडियो से निकाह किया हुआ है। अच्छा। तो टाइटल मौजूद ये दिया है, मीर मौलाना गबोल का रेडियो से निकाह किया हुआ है। वो अभी वो मेरे पास अखबार मौजूद है अभी तक। तो उसके बाद कामयाबी के सफर शुरू हो गए। तो इस वक्त शानी जी कोई ऐसा रेडियो नहीं है जहाँ से मुझे नहीं जोड़ते हैं, बाकी मुझे लाइव जोड़ते हैं हर चैनल पे। ये उनकी मोहब्बत है और रेडियो के साथ में कुर्बानी है। और रेडियो को मैं टाइम दिया था और अभी तक देता रहा हूँ। और रेडियो तो समझे मेरा उस्ताद है, मेरा टीचर है। रेडियो से हम सब सीखा है, रेडियो ने सिखाया, तो इस मकाम में पहुंचे हैं। जी, आप पाकिस्तान से हैं तो एक सवाल कई बार बहुत सारे लोगों के जहन में आता होगा, ऑफ कोर्स मेरे जहन में भी ये आया था कि भारत पाकिस्तान के रिश्ते कभी खट्टे कभी मीठे होते रहते हैं, क्योंकि ये रिश्ता ठीक वैसा ही है जैसे दो भाई आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, मगर मुश्किल वक्त में फिर एक साथ संभालने के लिए भी खड़े दिखाई देते हैं। पड़ोसी मुल्क होने के नाते ये स्थितियां हमेशा सिर्फ पाकिस्तान से नहीं और भी देशों के साथ रहती हैं। तो ये खटास और मिठास चलती रहती है, लेकिन आप सरहद के उस पार हैं। निश्चित रूप से आपसे पहले का जो परिवार रहा होगा वो उस दौर के भारत में था जब भारत विभाजित नहीं था, तो उस एहसास को आपने अपने घर में पाया होगा। तो वो एहसास जो आपने पाया है और वो अब तक आप जो है रेडियो के माध्यम से भी आप जुड़े हैं लोगों से, तो कभी कोई मतलब भेदभाव नहीं मिला आपको किसी रेडियो के साथ कि दूसरे मुल्क से हैं या ऐसा कुछ, कभी कोई ऐसी चर्चा विमर्श आपके सामने नहीं आया? जी शानी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे कोई चर्चा नहीं है। तो बात यह है, मैंने कहा जब रेडियो में नाम दोस्तों सुनते थे, आप यकीन वो भी इस वक्त इंडिया में दोस्तों में रहते हैं ना। बाकी एक हमारा टीम बना हुआ है, तो उसमें मैं आपको चंद नाम लूंगा। एक अशोक नामदेव जी है, इसके अलावा अनिल तिवारी है, प्रदीप यादव है, रतीश मल्होत्रा जी है, रामचंद्र गुप्ता है, जितने भी हमारे दोस्त है सारे जुड़े हुए। एक हम नहीं समझा कि आपस में एक नहीं है, हम तो एक देश में सब रहते हैं। हमने कभी सोचा नहीं कि हम वो इंडिया में हम पाकिस्तान में, हम कभी सोचा भी नहीं। हमारे में सोच है, हम सब एक ही है, एक दिल में भी हम कायम है अपने। जब दिल में कभी सोच नहीं है। जी, रेडियो एक ऐसा माध्यम बनता है लोगों के बीच, क्योंकि हम देख नहीं पाते, यहाँ सरहद की सीमाएं हम न दिख सकती हैं हमें, ना हम रेडियो के माध्यम से लोगों को दिखा सकते हैं। हाँ, दिल के एहसास जरूर सुनवा सकते हैं और वो एहसास हैं जो कि जुड़े हुए महसूस होते हैं। तो यही खूबसूरती है रेडियो की भी। जो ब्लाइंड है, जो अंधा है और अंधा प्रेम है, यही सच्चा प्रेम है, सच्चा इश्क है रेडियो के साथ लोगों का। और आपने कोई ऐसी याद जो आपको लगता हो कि बहुत खास है आपके जीवन में रेडियो से जो जुड़ी, जो आपको लगता है कि ये याद ऐसी याद है जो हमेशा आपको गौरवान्वित भी करती है, खुशी भी देती है और उसको कभी भूल नहीं सकते? ऐसी कोई बात जो आप साझा करना चाहें? पहली बात है, खुशी की बात मेरी है, मैं याद करना आती है कि जब मैं अपना रेडियो में लिया, अपना जब मेरे पास रेडियो नहीं था, अपना लिया था, तो आप यकीन नहीं कह रहे, उस दौरान मैंने काम करना छोड़ दिया। रोजगार करना था, काम मैंने छोड़ दिया, रेडियो के बिना मैंने सब छोड़ दिया। मेरे वाले साहब ने कहा आप ये क्या कर रहे हो, कोई काम धंधा करना नहीं। मैंने कहा धंधा में नहीं करना, मेरा धंधा ये रेडियो है। तो ये मेरी तारीख की तरह मैं इसमें बना करूँ। आप यकीन करें, एक महीने तक मैंने कोई काम नहीं किया, जो आप कहीं भी नहीं किया, बाल बेटा रेडियो सुनता रहा मैं। तो ये मेरी बहुत बड़ी वो याद है, सभी तरह मुझे याद है। तो मैंने कैसा एक महीना गुजारा काम के बगैर, ये मेरी बहुत बड़ी यादगार चीज है। तो लोगों ने गलत नहीं कहा, किसी पत्रकार ने जो लिखा था कि इनका निकाह हो गया है, तो गलत नहीं कहा उन्होंने, बिल्कुल सही कहा कि जैसे जब नई नवेली दुल्हन हो तो मोह पाश में, प्रेम पाश में बंध करके सारा काम धाम दीन दुनिया इंसान भूल जाता है। जब मोहब्बत होती है तो ऐसा आलम होता है।
और आपने भी वही किया। जब रेडियो आपने पहली बार खरीदा तो 1 महीने सारी दुनिया भुला दी, काम धाम सब छोड़ दिया। तो खाना पीना भी छोड़ा या खाना पीना जारी था? सर जी ये बात मैं करने वाला था। आप यकीन कीजिए मैं अपने होश में था ही नहीं, होश में था ही नहीं अपने में, पर रेडियो को दिल में उसमें लगा हुआ था मैं। तो इतना मजा था उधर, आप वो वक्त याद करके मुझे अभी तक अपने दिन याद आ रहे हो, क्या वक्त क्या जमाना था। अच्छा दूसरी बात चलिए मैं एक बात मैं कहता चलूं, देखो ये आपने कहा 2 देशों के दरमियान, अभी यकीन करें अभी इस वक्त जो हमारे पूरे इंडिया में जो दोस्त है मेरे रेडियो के वाले से, यकीन करें उनका एक टीम बना हुआ, उससे मुझे भी हिस्सा डाल दिया, पाकिस्तान से मैं उनका हिस्सा जी। कैप्टन हमारा जो टीम का कैप्टन है वो दिल्ली से है, रतीश मल्होत्रा जी है, फिर हमारा है अनिल तिवारी है, प्रदीप वाधवा है, और ये प्रेस का मैं हूँ, हम 4 लोग हैं। जहाँ भी जाते हैं एक ही काम में जाते हैं हम में जी। मुझे अपने साथ रखा, मतलब ऐसा कभी नहीं दिया पड़ोसन है वो पड़ोसन है, एक ही है सब। बिल्कुल, गीत संगीत की दुनिया में जब महफिल सजती है तो वैसे भी किसी बात का भान नहीं रहता है, और ये रेडियो ने निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ऐसा मुकाम बनाया है, ऐसा जो है मंच सजाया है जहाँ पे भेद तो नहीं रह जाता है, और उस पल एटलीस्ट जिस वक्त हम उससे जुड़ते हैं उस पल तो बिल्कुल नहीं रह जाता है। और ये भी बताइए कि रेडियो से जब काम छूटा तो आपने फिर काम क्या शुरू किया? अच्छी बात है शैली, एक बात और बता, मैं जब मैं काम कर रहा था अपना मजदूरी कर रहा था, मजदूरी में तो एक दिन ऐसा हुआ मैं मजदूरी में जा रहा था, तो रेडियो में होता है एंट्री होता है जी, टार में एंट्री लगा के मैं मजदूरी कर रहा था, ये घंटी लगाना मिट्टी उठाना ये उसमें लगा हुआ था, मैं अपना रेडियो सुन रहा था। एक दिन वो ठेकेदार था, उसे कभी आप काम कर रहे हैं रेडियो सुन रहे हो, मेरा रेडियो सुन रहा हूँ, मैं कान से बह रहा हूँ। अच्छा, तो हाँ मैंने जो मैं बहन भी लगा हूँ ये कान में बह रहा हूँ मैं, अलग मेरे पास रेडियो था, जेब में था, एंट्री में कान में लगा हुआ था, मजदूरी अपना कर रहा था। अच्छा चलिए, तो ऐसी तमाम यादें हैं कि रेडियो के लिए झूठ भी बोला जाता है जब साथ निभाना हो तो। और यादों की बात चल रही है जो है सिलसिला, ये मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही रहा है, आप लोगों के साथ जुड़े हैं तो साझा करते चलते हैं अपना भी। हम रेडियो से तब जुड़े जब हम पढ़ाई कर रहे थे और सिविल की तैयारी कर रहे थे, तो रात भर बैठ के पढ़ना होता था, सब लोग सो जाते थे तो लगता था सन्नाटा है और पढ़ने में मन नहीं लगता था। उस वक्त साथ निभाया छोटे से रेडियो ने, फिलिप्स का छोटा सा रेडियो, और उसकी धीमी आवाज, और उसके साथ राजस्थान पीसीएस की तैयारी, प्री 1.5 महीने की तैयारी में प्री सिलेक्शन लिया, निकाला भी रेडियो के साथ साथ। उसके बाद तमाम समय के साथ बहुत सारे चीजें सामने आती हैं लाइफ में, सबने साथ छोड़ा होगा लेकिन रेडियो ने साथ नहीं छोड़ा, किसी भी मुश्किल में रेडियो ने साथ नहीं छोड़ा। और कहते हैं ना कि पहला प्यार जिसके साथ साथ हम चलते हैं तो वो रेडियो रहा, और पहला भी है और आखिरी भी है। ये एक ऐसा मोहब्बत, ऐसा प्यार कि शादी के बाद ससुराल में आना होता है जब, तो भी तरह तरह के लोग जो है अलग अलग भाव मिलते हैं, अलग अलग लोग मिलते हैं, तमाम ताने भी मिलते हैं, बहुत कुछ सुनने को मिलता है। बस एक रेडियो था जिसने कभी भी जो है कोई ताना नहीं दिया, बहुत मोहब्बत से एक्सेप्ट किया, और हर मुश्किल में एक्सेप्ट करके साथ निभाते हुए हर मुश्किल से उबारने में जो है साथ बना रहा। तो कह सकते हैं कि रेडियो ने जीवन दिया है, और इसीलिए शायद रेडियो जंक्शन भी आप लोगों के बीच है, क्योंकि उसने जीने का मकसद दिया, जीने की वजह दी, और जो है सांसों को जो है ताजगी दी। तो हमारी जिंदगी से भी रेडियो का रिश्ता ऐसा ही है, और आप लोगों के साथ जब जुड़ रहे हैं तो वो महसूस जो है, जो यादें हैं महसूस करने वाली, वो सारी ताज़ा होती जा रही हैं। और अभी जो समय है वो हमारा आगे बढ़ रहा है। तो मीर मुलादात जी, आज आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान के सरजमी से भारत के रेडियो जंक्शन के साथ जुड़े हैं। हालांकि रेडियो जंक्शन डिजिटल रेडियो है और किसी बाउंड्री का मोहताज तो नहीं है, इसीलिए आज हम और आप आमने सामने बात कर रहे हैं। तो क्या संदेश देना चाहिए? चलिए मैं ये कहूँगा कि मतलब आपस में दोस्तियां कायम करें, आपस में रिश्ते कायम करें, ये जितनी दूरियां हैं ये खत्म होनी चाहिए ना। जैसा मैं दोस्त रेडियो सुनने वाले ये कह दो, मैं अपनी सरकार को भी ये गुजारिश करूंगा, आपस में एक हो जाओ। ये पड़ोसन है और जब हम एक हैं तो आप भी एक हो जाओ,
इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी अभी एक चीज हमें जैसा दोस्त इंडिया में दोस्त हमारे एजुकेशन है वो नहीं समझते हम पाकिस्तान में है, वो भी कहना आप समझो हमारे इंडिया में रहते हो, हम कहते हैं आप पाकिस्तान में रहते हो। तो मेरे इनकी ये संदेश है कि खुदा एक हो जाए, एक मुल्क बन जाए, आप सब आप एक आना जाना हो और ये मोहब्बतें बांटे, हम ये हम पैगाम देंगे और ये मेरा पैगाम है अपने सरकार के लिए। जी चलिए, हर तरफ से यही प्रयास होते हैं, लोग करते हैं। कुछ लोगों की राजनीति में बहुत सारे दिल टूटते भी हैं, अलग भी हो जाते हैं, और बहुत खूबसूरत पैगाम है कि मिलजुल के फिर से हम सोच समझ के साथ रहें और लड़ते झगड़ते रहें आपस में। हर घर में झगड़े होते हैं, बर्तन खटकते ही हैं, लेकिन ये खटकन अगर नफरत की बुनियाद बने तो अच्छी बात नहीं है, मोहब्बत से बढ़े। तो गाना आपका कौन सा सुनवाते हैं आज, आपकी फरमाइश में है? वो फिल्म आधी रात है ना, फिल्म आधी रात। जी, हमें दुनिया को दिल का जख्म दिखाना नहीं आता। चलिए, आपकी पसंद का गाना बिल्कुल हम पहुंचाते हैं, और बहुत ही खूबसूरत इसके बोल हैं, हमें दुनिया को दिल का जख्म दिखाना नहीं आता। तो चलिए आनंद लेते हैं दोस्तों इस खूबसूरत गीत का। पाकिस्तान से हमारे मीर मुला दाजी की पसंद का गाना है, आप सभी को डेडिकेटेड है जितने भी लोग सुन रहे हैं। और उसके बाद फिर हम एक और साथी से जुड़ते हैं। हमें दुनिया को दिल के जख्म दिखलाना नहीं आता, हमें दुनिया को दिल के जख्म दिखलाना नहीं आता। तड़प लेते हैं लेकिन उनको तड़पाना नहीं आता, हमें दुनिया को दिल के जख्म दिखलाना नहीं आता। घड़ी भर के लिए भी दूर उनसे रह नहीं सकते, तुम्हें हम चाहते हैं उनसे भी कह नहीं सकते। न जाने क्यों जुबां पर दिल का अफसाना नहीं आता, हमें दुनिया को दिल के जख्म दिखलाना नहीं आता। कोई हालत हो दुनिया प्यार की आबाद रहती है, कभी जब वो नहीं होते तो उनकी याद रहती है। मोहब्बत वो कली है जिसको मुरझाना नहीं आता, हमें दुनिया को दिल के जख्म दिखलाना नहीं आता। उमंगे जाग उठी है तमन्ना मुस्कुराई है, हमारे दिल ने अरमानों की महफिल सजाई है। ये वो महफिल है जिसमें कोई बेगाना नहीं आता, हमें दुनिया को दिल के जख्म दिखलाना नहीं आता। तड़प लेते हैं लेकिन उनको तड़पाना नहीं आता, हमें दुनिया को दिल के जख्म दिखलाना नहीं आता। ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। अजी समझना छोड़िए, दिल की सुनिए आपके अपने कार्यक्रम श्रोता जंक्शन में। श्रोता जंक्शन में आप सुनेंगे रेडियो से रिश्तों की कहानी, श्रोताओं की जुबानी। इन रस्मों को, इन कसमों को, इन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूं,
कैसे बना ये फसाना, रेडियो का जिंदगी में आना, हर पल साथ निभाना। किस्सों की गठरी खुलती जाए, श्रोता जंक्शन पर जब हम मिल जाएं। रेडियो का प्यार सदा बहार, जब मिल बैठेंगे 3 यार, आप, मैं और रेडियो से जुड़ी यादें, सिर्फ रेडियो जंक्शन पर। आपके अपने कार्यक्रम श्रोता जंक्शन में हर शुक्रवार रात 9 बजे सुनना ना भूलें। श्रोता जंक्शन। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब अगले चरण में हमारे साथ हैं राजेंद्र मकराम जी। राजेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है, आप है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से, मध्य प्रदेश। जी जी, छिंदवाड़ा जिले से हैं आप, पुलवामा ग्राम से। तो बहुत स्वागत है आपका श्रोता जंक्शन में। सबसे पहले मेरा नाम क्लियर करिए, राजेंद्र मरकाम है। राजेंद्र मरकाम आपका नाम है और आप हैं पुलवामा से, छिंदवाड़ा जिले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और श्रोताओं में अगर वरिष्ठ की बात करें तो अभी जो जुड़े थे वो वरिष्ठ थे, उनसे थोड़ा सा नीचे उतरते हैं और थोड़ा बाद में, लेकिन अभी भी दोस्तों जो आप लोग सुन रहे हैं आप सबसे वरिष्ठ श्रोताओं में से एक हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो रेडियो आपने कब से शुरू किया सुनना? मैडम मैंने रेडियो जो सुनना किया वो तो हमने 71-72 से किया, लेकिन एक्चुअल में जो इंटरेस्ट आया वो 1973 से आया। और मैं सबसे पहले ये था कि हमने बिना गीतमाला का बहुत ज्यादा चॉइस किया था। 1973 में अमिताभ बच्चन की फिल्म जो सुपर हिट थी, जो माइलस्टोन कहलाती थी, जंजीर है ना, उसका जो गीत आया पहला, याद है ईमान मेरा यार मेरे जिन, वहां से बिना गीतमाला के प्रति हमारा इतना रुझान हुआ कि ये मान के चलिए कि हम पढ़ाई छोड़ के हम पहले बिना गीतमाला सुनते थे, यारी निभाने के लिए। यारी निभाने के लिए जंजीर के गीत के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और वहां से जो ये चला कि उसके बाद हम रेडियो जो जुड़े, हमारे पास रेडियो था नहीं, मोहल्ले में 1-2 लोगों के पास रहता था रेडियो, और एक ओला प्रसाद साहू करके उसके यहाँ रेडियो था। तो हम सभी लोग जितने पढ़ने वाले थे ना, सब उसके यहाँ जाके सुनते थे ये चीज। अच्छा, उसके बाद धीरे धीरे हमको पता चला कि और भी प्रोग्राम आते हैं, जैसे भावगीत हो गया, बूंद बन गए जो मोती, हफ्ते के श्रोता, रोजी वाहियों की पतंग, ये सब प्रोग्राम थे कि इससे चिपके रहने में चाहता था, है ना। जब प्रोग्राम खत्म होता था उसके बाद हम घर जाते थे और खाना खाते थे, उसके पहले नहीं। तो मैं एक वाकया बताता हूँ कि बिना गीतमाला का ऐसा हमारे ऊपर जादू चढ़ा कि हम जो दोस्त लोग थे वो शर्त लगाते थे कि इस साल कौन सा गीत फर्स्ट आएगा, है ना। तो हम जनवरी से लेकर दिसंबर तक हम ये मान के चलो कि मुश्किल से कोई एक आध बुधवार टूटता था कि हम मान लो कहीं बाहर चले गए, अदरवाइज हम रिकॉर्ड करते थे कॉपी में कि ये गीत बजे। आज ही मेरे पास वो कॉपी रखी हुई है, 83 की लिखी हुई है, ये मेरी कॉपी बची है, उसमें 30 साल गीत है मेरे पास अभी। तो हर साल हम बिना गीत वाला हम रिकॉर्ड रखते थे, और ये था शर्त लगती थी, और उसमें 7-8 साल में 3-4 बार में मेरी जो बेसिक थी उसमें मैं फर्स्ट आया था। जैसे मुकद्दर का सिकंदर हो गया, और अपना जो 79 में फर्स्ट आया था, अपना ये लैला मजनू का 77 फर्स्ट आया था, कभी कभी 76 में फर्स्ट आया था, 78 में आया था, तो आखिर को छोड़ गए थे। ऐसे कुछ गीत थे जिसमें हमने विजय प्राप्त करी थी फर्स्ट आने के लिए, तो हमने रिकॉर्ड नोट कर दिया था। तो आज भी आपको बता दूं 61 से लेके 2000 तक बिना गीत माला में कौन सा गीत फर्स्ट बजा है आप पूछ लीजिए, अभी मैं बता दूंगा। 40 साल का रिकॉर्ड। चलिए, इतने दिल से सुना है तो निश्चित रूप से कहानियां याद रह जाती हैं जिंदगी की, फिल्मों की तो गाने हैं बिल्कुल याद रह जाएंगे। अब तो केवल याद रहेंगे बेटा, अब तो क्या कुछ लगता ही नहीं, अब तो इतने सोर्सेज आ गए टीवी में, मोबाइल में, वो इच्छा नहीं होती कि अब उनको सुना जाए, क्योंकि रेडियो में जो गीत आते थे ना वो कभी कभार सुनने को मिलते थे, और जैसे ही वो गीत बजता था हम उनके पास जाके खड़े होकर वो गीत सुनते थे, क्योंकि मालूम था कि गीत अभी आ रहे हैं तो बाद में नहीं आएंगे गीत। लेकिन आज का जमाना क्या है, कभी भी निकाल लो आप ऑनलाइन या टीवी में देख लो, तो वो मजा नहीं रहा आजकल।
बिल्कुल, कहते हैं ना कि वैसे भी जब तक कोई चीज घूंघट में रहती है और कभी कभी नजर आती है, उसकी वैल्यू ही होती है। और जब बिल्कुल सही मैडम। आज हमारे पास संग्रह करने के लिए यूट्यूब बहुत बड़ा माध्यम है, आज हमारे पास यादों को कलेक्ट करने का बहुत बड़ा माध्यम है, खुद का अपना लाइब्रेरी बनाया जा सकता है यूट्यूब। और यूट्यूब अपने आप में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, कहा नहीं सकते। गूगल अपने आप में बहुत बड़ी लाइब्रेरी हो चुका है। तो एक क्लिक में चीजें उपलब्ध हैं और हमारे सामने चूंकि सरलता से है, तो निश्चित वो रोचकता नहीं है जो पहले रोचकता नहीं है। लेकिन अब रेडियो कोई गाना बजता ना तो वहां जाके सुनने की इच्छा होती है, लेकिन टीवी में सुनने की इच्छा नहीं होती है। बिल्कुल, आज भी अभी अब उस तरह के प्रोग्राम भी बनने रेडियो पे कम हो गए हैं जिसमें क्षेत्रीयता हो, जिसमें लोक धुने हो, लोक कलाकारी हो या बातचीत हो, जिसमें कुछ मैसेज हो, जो लगता हो बिल्कुल पारिवारिक, वो चीजें खत्म हो रही हैं। अब बस ये है कि जल्दी जल्दी कुछ ऐड बजे हैं, कुछ गाने सुनवाए गए आधे अधूरे, और फिर जल्दी जल्दी नाम की होड़। ये रेडियो जंक्शन के माध्यम से जब श्रोताओं के बीच में डायरेक्ट संवाद स्थापित हुआ हमारा, तो हमें भी ये लगा कि एक अजीब सी होड़ है श्रोताओं में, सिर्फ नाम को देखने की और सुनने की। प्रोग्राम सुनने की होड़ नहीं है, नाम देखने की। और एक नया कल्चर मुझे दिखाई देता है, वो है रिपोर्टिंग का। रिपोर्टिंग असल में प्रोग्राम की जो होती थी, रिपोर्टिंग के मायने बदल गए हैं। आज रेडियो रिपोर्टिंग अपने आप में बहुत मजबूत श्रोताओं के बीच का वो है व्यवस्था, लेकिन आज उसका स्वरूप बदल चुका है कि रिपोर्टिंग में नाम है, मतलब हम शामिल हो गए और हम खुश हैं, हमने रिकॉर्ड बनाया कि हम इतने रेडियो में शामिल हुए, मगर किस प्रोग्राम में क्या गया ये किसी को नहीं मालूम है। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं रेडियो के पतन की वजह भी ये है, और न सिर्फ रेडियो का पतन है बल्कि श्रोता के जो मूल्य हैं, श्रोता का जो मूल्य है उसका भी ह्रास है, उसका भी पतन है ये। और इसीलिए ये श्रोता जंक्शन हमने जो शुरुआत की, वो इसीलिए शुरुआत की कि हम पुराने श्रोताओं को लाएं और नए लोगों को एहसास दिला पाए कि श्रोता होने का मूल्य क्या है, मूल्य क्या होता है। जी, तो आप लोग जो बता रहे हैं, मैं मैडम उस समय कॉलेज में था, 80 में कॉलेज में गया था, तो 82 में मैंने रेडियो खरीदा था जी। वहां से मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जागा, और धीरे धीरे उसका 85 में नौकरी लग गई ना, उसके बाद फिर हम जॉब में चले गए। लेकिन मेरे ससुराल में टीवी नहीं था। 93 तक हमारे ससुराल में कमेंट्री, जो इंडिया पाकिस्तान की जो मैच चलते था ना, रेडियो में सुन के मजा आता था, वहां सुनते थे हम। मतलब रेडियो चार में ही अलग था। बिल्कुल, चार में अलग है किसी भी चीज का, आज भी चार में अलग होता है। एक तो बड़ा मुझे ऐसे लोग मिलते हैं कई बार कि जो मुझसे पहली बार मिले, आ करके मिले, तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि क्या हम आपको छू सकते हैं, और बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सन, तो अब समझ आया नहीं क्या आंसर दे। हमने कहा ठीक है, तो उन्होंने कहा पूछो कि क्यों छुआ। तो छूने का एहसास अब ये था कि ये यकीन करना चाहते हैं कि जो रेडियो से आवाजें निकलती हैं वो हकीकत हमारे सामने है। आज के दौर में भी ऐसे लोग हैं और जो है मिलते हैं, तो मतलब खुद को भी लगता है कि क्या चार्म था रेडियो का, कि उन्हें बस लगता था कि ये आवाजें निकल के आ रही हैं खूबसूरती से हमारे कमरों में। और हमें भी काम करते वक्त यही महसूस हुआ कि बंद स्टूडियो के अंदर सिर्फ माइक है, हम हैं, और फील हम कर रहे हैं कि हमारे साथ लाखों लोग जुड़े हैं, वो हमें जवाब दे रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हमारी बात को सुन के सिर हिला रहे हैं। ये फील आना, ये भी अपने आप में कहते हैं ना कि एक गजब का मेडिटेशन है, एक ऐसा ध्यान, मेडिटेशन की प्रक्रिया से गुजरते हैं, और ये जो सुकून देता है मेडिटेशन, बहुत मोहब्बत भरा, यही श्रोताओं के पास भी पहुंचता है जब हम महसूस करते हैं। तो निश्चित रूप से तो ये इमेजिनेशन सिर्फ रेडियो पे मिल सकती है, ये मेडिटेशन सिर्फ रेडियो पे मिल सकता है। तो राजेंद्र जी, और बताइए क्या यादें रही हैं दोस्ती यारी के बारे में, जो शर्तें लगी हैं, जीत हार भी हुई, बहुत सारे किस्से होंगे। वो बताना चाह रहा था कि जो टीचर अगरवाल है, जिन्होंने मुझे जोड़ा जी, ये मेयर हुआ करते थे, मैं होता पीपी साहू करके, ऐसे 7-8 लोग थे जो कि मतलब बुधवार रात 8 से 9 हिलते नहीं थे रेडियो के पास से, बिना पूरा गाना सुने हुए। अब मैं तो रिकॉर्ड करता था, मेरी आदत रिकॉर्ड करना, आज भी रिकॉर्डेड है मेरे पास, तो पुराना रखा हुआ है, और सत लगती थी, तो ज्यादा अंतर नहीं रहता था। उस समय रिकॉर्डों की बिक्री और थोड़ो संघों की राय के आधार पर गानों की वोटिंग होती थी, उनके पॉइंट किए जाते थे। तो ऐसी में एक वाकया बताता हूँ कि हमने जो 79 में मुकद्दर का सिकंदर का गाना आया था, है ना, और उसी वक्त बजा था कौन का गाना, मुझे मालूम कि मुकद्दर सिकंदर का फर्स्ट गाना आया है। बाद में जब ये दो आया ना मैडम,
अपना ये ऑनलाइन वाला, जी जी तो यूट्यूब में जो रिकॉर्डेड है उसमें बताने लगा, मैंने सर्च किया तो उसमें बताया 79 में डॉन का गाना फर्स्ट आया। तो मैंने उसमें फिर मैसेज डाला कि नहीं, डॉन का गाना फर्स्ट नहीं था, ये मुकद्दर सिकंदर गाना फर्स्ट है। तो उन्होंने मुझसे सबूत मांगा। मैंने कहा मैं खुद सबूत हूँ, मैंने खुद खड़े होकर सुना हूँ। मैंने कहा उस समय मेरी इतनी एज हो गई है, तो सबूत की जरूरत नहीं। मैंने कहा सांच गवाच नहीं, फिर भी आपको अगर सबूत चाहिए तो मेरे पास कुछ उस समय की बिना गिनवाली बुकें रखी है, वो है मेरे पास। और जो वहां रिलीज हुई थी जो बुकें, वो भी है मेरे पास। आइए मैंने उनको दिया सबूत पे, तो भैया मेरे पास है, जब चाहो आप मुझसे मंगा सकते, मैं देने को तैयार हूँ। जब मैंने आंसर भेजा ना तो उसका तो रिप्लाई नहीं आया मेरे पास। जी जी वो मान गए कि नहीं यार वो गाना, हालांकि अभी भी है, आप दोनों सर्च करो दोनों गीत मिलेंगे। हाँ ये 78 में डॉन का गाना जो बजा था वो बहुत ज्यादा बजा था, लेकिन उसमें एक नियम रहता है कि 16 बार, एक साल में 16 बार बजने पर ही उसको रिटायर किया जाता है। लेकिन डॉन फिल्म कुछ लेट रिलीज हुई थी तो 78 में कम बार बजा और 78 में ज्यादा बार बजा, लेकिन 16 बार नहीं हुए थे, इसलिए उसको 79 में चांस मिला। तो दोनों 78 में फोर्थ नंबर पे आया था, और इसलिए वो उसकी जो मुकद्दर सिकंदर से कुछ पॉइंट ज्यादा थे, लेकिन उसको पहला जो पादन नहीं दिया गया, ये रीजन था उसका। जो 78 में बच चुका था ऑलरेडी, वो इसलिए नहीं दिया गया। हमेशा नहीं जी खुद तो वो डिक्लेयर किया था वो तो मैंने पढ़ गया उससे में, तो उसने स्वीकार कर लिया। जी जी, लेकिन अब रेडियो ऐसा माध्यम है, बात निकल गई तो निकल गई, जो हो गया आखिर जो है पहुंचता है। खैर ये जो बताइए कि जो शर्तें आप लोग लगते थे, तो शर्त किस बात की, मतलब जो लगते थे इसमें जीत हार का फैसला जब होता था तो उसमें सजा क्या होती थी? सजा कुछ नहीं, मैंने नाश्ता करवाना है। तो किसी ने बेईमानी नहीं की कभी? नहीं तो उस समय में पॉकेट मनी मिलती नहीं थी, पैसे जेब में होना भी आसान नहीं था, मिल जाते 2 रुपए 3 रुपए से ज्यादा नहीं। तो अगर पॉकेट मनी भी खर्च हो जाए और साथ में और भी कुछ काम हो, मान लीजिए पर्सनल भी काम हो, तो कभी बेईमानी नहीं की पॉकेट मनी को लेकर के? नहीं कभी नहीं करी, क्योंकि नाश्ते कराने का था, ज्यादा था नहीं वो तो। अच्छा। नाश्ता उस समय क्या 40-50 पैसे की प्लेट आती थी। अच्छा। समोसे उसी की, और 2-3 रुपए पॉकेट मनी मिलती तो बहुत था उस समय के लिए। तो मतलब मान सकते हैं कि उस समय में 2-3 रुपए मिल जाते थे तो रईसी थी, ठाट थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। तो अभी आपके जो श्रोता साथी जब हैं, अभी कुछ तो साथी आपके हैं ही, और भी तमाम वरिष्ठ साथी कोई ऐसे जिनकी कोई याद हो? जी नहीं, जैसे हमारे टीचर अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं जी, वो तो जुड़े हुए हैं। एक लक्ष्मी उइके हैं, हमारे एक भोला प्रसाद साहू है, राजेंद्र जावरकर है जी, ऐसे बहुत सारे सब इधर उधर हो गए अब तो, है ना, 7-8 लोग हुआ करते थे हम लोग। एक चीज मुझे हमेशा कमी खलती है, श्रोता समूह देखते हैं, तमाम श्रोताओं के संगठन बने हुए हैं और हर जगह से बने हुए हैं, क्योंकि अलग अलग केंद्र हैं, तो महिलाओं की भागीदारी कम दिखाई देती है, जबकि प्रोग्राम बराबर सभी के लिए प्रसारित होते हैं, हर वर्ग के लिए होते हैं। महिलाओं की भागीदारी कम दिखाई देती है, या यूं कह सकते हैं कि वो सुनती तो है मगर प्रोग्राम में सीधे जुड़ने का जो माध्यम है, चिट्ठी पत्री मेल, इस तरीके से नहीं जुड़ती है। तो मुझे लगता है कि जब लोग जुड़ते हैं तो उन्हें रेडियो के साथ अपने परिवारों को भी जोड़ना चाहिए। पुराने समय मैडम ये होता था कि जागरूकता कमी थी और इंटरेस्ट कम था महिलाओं का जी, है ना, और अभी जो तमाम सोशल नेटवर्क आ गए हैं उनमें महिलाओं की भागीदारी ज्यादा हो गई है। जी भागीदारी है, लेकिन अभी संवाद दो तरफा थोड़ा दिखाई देता है, कम उसका रेशियो। तो मैं यही कहती हूँ अपने श्रोताओं से कि भाई सॉन्ग डेडिकेट करते हैं तो अपने परिवार को डेडिकेट कीजिए, अपनी पत्नी को डेडिकेट कीजिए, घर में रोटी बहुत सुकून से मिलेगी क्या? सही बात है। तो इसलिए जो है, और हमने हमेशा परिवार को जोड़ने की कोशिश की है, और इसी के साथ श्रोता परिवार बहुत सारे जुड़ रहे हैं, और आज आप लोग जुड़े, 3 अलग अलग जगहों से जुड़े, और इसी बहाने हम लोगों की मुलाकात होती है। तो आज आप क्या कहना चाहेंगे रेडियो जंक्शन के साथ? रेडियो जंक्शन का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, और खासकर मैडम आपका कि आज आपने शामिल किया। पिछले बार मेरे से मिस्टेक हो गई थी, मैंने सॉरी भी कहा था कि फर्दर ऐसा नहीं होगा, लेकिन आज आपने जोड़ के मुझे बहुत खुशी हुई। जी जी, रियल बहुत खुशी हुई कि आज आपने जोड़ लिया मुझे। अब मैं रेडियो जंक्शन के माध्यम से यही बोलना चाहूंगा कि देखिए, पुराना जो जमाना था उसमें जो इंटरेस्ट था, जो मजा आता था, वो आज के जमाने में नहीं है। तो अधिक से अधिक लोग, श्रोता लोग इसमें जुड़े और अपने फरमाइश भेजें,
ताकि बिल्कुल मायूस रहने पर भी आपका मन खुश हो सके। जी। आप मायूस बैठे हैं तो भी आपका मनपसंद गाना कोई बच जाए, आपकी मायूसी मैं जानता हूं या मेरा दिल कहता है कि 50% से कम हो जाएगी। जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा गाना सुनने से आपकी मायूसी कम हो जाएगी। बिल्कुल। और आपने जो ये बात कही कि पहले जो मजा था वो आज नहीं है, आज के लोग अगर सुन रहे हैं तो वो कल को आने वाली पीढ़ी को ये कह पाएंगे कि जो मजा हमारे समय में था वो आज नहीं है। क्योंकि दोस्तों आज हम आप साथ में बैठ के बात कर रहे हैं, आने वाला समय आपको तस्वीर हम दिखाते चले। एआई का दौर शुरू हो चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू हो चुकी है। तो आज आपसे मैं शालिनी बात कर रही हूँ, जो आपसे मिल सकेगी, जो आपके दर्द और जख्मों को जो है सहला सकेगी गीतों के माध्यम से, कभी दीदी बनकर, कभी बहन बनकर, कभी दोस्त बनकर। लेकिन एआई आपके सुख दुख का साथी नहीं बन पाएगा। हाँ, आपको गाने जरूर सुनवाएगा, इंटरटेन जरूर करेगा एक स्क्रिप्ट के माध्यम से, एक थीम के माध्यम से, लेकिन इमोशंस को नहीं समझ पाएगा। तो ये जो दौर आज अभी है आपके सामने, ये वो दौर आने वाले समय में नहीं मिलेगा रेडियो सुनने वाले लोगों को। तो इसलिए अभी भी वक्त है, अपने रेडियो की इन यादों को सहेजिए बहुत प्रेम के साथ और पूरी ईमानदारी से हर प्रोग्राम से जुड़े। भले आप कम सुने, लेकिन जितना सुने मोहब्बत से सुने, शिद्दत से सुने और पूरी ईमानदारी से सुने। यही मेरी तरफ से है। और राजेंद्र जी आप जुड़े, आप सभी लोग जुड़े, जितने भी लोग, आज सभी का बहुत धन्यवाद है कि अमूल्य समय निकाल के यादें साझा की हैं। और हम चाहते हैं फिर कुछ याद आए तो फिर साझा कीजिएगा, क्योंकि ये यादों का सफर श्रोता जंक्शन में चलता रहेगा। और आपका जो गाना आपने दिया था सुनाने के लिए सभी को, रेडियो जंक्शन का सफर है ये दोस्तों। और जंक्शन पे जब हम चलते हैं तो जिंदगी के सफर में आपको ले चलते हैं। तो जिंदगी के सफर में चलिए ले चलते हैं हम इस गीत के माध्यम से, आपको आनंद लीजिए। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। देखो वो रेल बच्चों का खेल, सीखो सबक जवानों। देखो वो रेल बच्चों का खेल, सीखो सबक जवानों। सर पे है बोझ, सीने में आग, लब पे धुआं है जानो। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। आगे तूफान, पीछे बरसात, ऊपर गगन पे बिजली। आगे तूफान, पीछे बरसात, ऊपर गगन पे बिजली। सोच न पा
दिनों के रात सिग्नल हुआ के निकली, देखो वो आ रही है, देखो वो जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। आते हैं लोग, जाते हैं लोग, पानी के जैसे रेले, आते हैं लोग, जाते हैं लोग, पानी के जैसे रेले, जाने के बाद आते हैं यार, गुजरे हुए वो मेले, यादें मिटा रही है, यादें बना रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। गाड़ी को दे ऐसी है नींद, अच्छा बुरा न देखे, गाड़ी को दे ऐसी है नींद, अच्छा बुरा न देखे, सब है सवार दुश्मन के यार, सबको चलिए लेके, सिखा रही है, मरना सिखा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है और ऐसे ही जिंदगी चलती रहेगी दोस्तों। हम और आप यूं ही मिलते रहेंगे, कार्यक्रमों के माध्यम से करते रहेंगे बातें और साझा करते रहेंगे तमाम यादें श्रोता जंक्शन में। हम फिर मिलेंगे श्रोता जंक्शन के इसी कार्यक्रम में इसी दिन, यानी आज के ही दिन। तब तक के लिए आप सबसे हम इजाजत लेंगे और हमारे साथ राजेंद्र जी को भी यहीं पर देंगे विदाई। आज के कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, शब बखैर, रखिएगा अपना बहुत ख्याल। ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। अरे समझना छोड़िए, दिल की सुनिए आपके अपने कार्यक्रम श्रोता जंक्शन में। श्रोता जंक्शन में आप सुनेंगे रेडियो से रिश्तों की कहानी, श्रोताओं की जुबानी। इन रस्मों को, इन तस्मों को, इन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा। कैसे बना ये फसाना, रेडियो का जिंदगी में आना, हर पल साथ निभाना।